promote lifelong educational opportunities. So, what is lifelong educational opportunities? जीवन पर्यंत शिक्षा से तात्पर्य क्या है? पहले आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए ग्रेजुएट क्लासेस में आता था, हो सकता है किन्हीं वजहों से उसे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी और ऐसे में उसे कोई डिग्री नहीं मिलती थी। अब यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई 1 वर्ष भी पढ़ेगा तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पढ़ेगा तो उसे एक डिप्लोमा मिल जाएगा और यदि वो पूरा पाठ्यक्रम करता है तो वो उस पूरी डिग्री को कर पाएगा और यदि कोई ब्रेक होता है तो उसको फिर से कंटिन्यू कर सकता है। दूसरे, एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है इस पूरी पॉलिसी में कि यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उसके साथ साथ आप कोई दूसरा विषय चुन सकते हैं, कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक ही क्यों ना हो, वो फाइन आर्ट्स ही क्यों ना हो, वो लिटरेचर क्यों ना हो, वो कॉमर्स क्यों ना हो। एंड द सेम वे those students who are studying commerce, they can also opt other subjects, and the credits which they will gather cumulatively, on that basis you will get the result. हम समन्वित रूप से अलग अलग विषयों को लेते हुए जब उनकी क्रेडिट्स मिलेगी तो उसके आधार पर आपका एक पूरा पाठ्यक्रम होगा और उसके ही आधार पर आप परस्पर सारे नंबरों को एकत्र करते हुए अंतिम परिणाम पा सकेंगे। आज का समय यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि पूरी दुनिया बड़ी तेजी से परिवर्तन की ओर जा रही है और तभी जरूरी हो जाता है कि हमारा देश भारत, जो मानव संसाधन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, वो इस पूरे परिवर्तन की गति के साथ कदम मिलाकर चले। और इस दृष्टि से भी ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो टुडे द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, इट्स वेरी क्विक, and in this situation it is really important, it is really necessary that our country, which is quite rich in human resources as well as other resources are also there, but the total generation should move with the pace of this change, with the pace of this speed. And from this perspective, this education policy will prove to be very important. So one of the main issue that has been specifically addressed here in this NEP 2020 is sustainability. इसमें सातत्य की बात की गई। सस्टेनेबिलिटी के लिए हिंदी में शब्द है सातत्य है, निरंतरता है, धारणीयता है, बहुत सारे शब्द कहे जाते हैं। है क्या ये सातत्य, ये निरंतरता क्या है? तो जो अलग अलग विषय है, विविध विषय है, उनके बीच एक अंतर संबंध भी है। इनकी पड़ताल करना, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इनको जानना समझना, इस दृष्टि से भी ये उपयोगी है। मीन्स the sustainability or continuity, you may say, it is also useful from the point of view to investigate the interrelationship between different subjects. As I told you earlier, that now you can opt different subjects from different stream, and now the possibility is there, and also to understand the changing circumstances. So this new education policy or national education policy clearly mentions that by 2040, India should aim for an educational system that is second to none. 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो दुनिया में किसी से पीछे नहीं होगी। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी जहाँ किसी भी सामाजिक, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से जो विद्यार्थी संबंध रखते हैं उनको समान रूप से शिक्षा मिले, सर्वोच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। So all the students of any community, of any kind of social level or economical level to which they belong, economical background, they will get
highest quality education which is equally available to all. And it is also important that this national education policy is the first education policy of 21st century. 21वीं सदी की ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो लागू हुई है और इसका उद्देश्य है हमारे देश के विकास के लिए जितनी जरूरतें हैं, अनिवार्य आवश्यकता है उनको पूरा करना। So the aim is to meet the essential requirement for the development of our country. I'll take just 1 minute break. Policy, national education policy of 21st century, we find that the earlier one was formed in 1986. जो इससे पहले की शिक्षा नीति आई थी वह सन 1986 में बनी। सो देयर वाज अ लॉन्ग गैप, एक लंबा अंतराल है, 34 साल का अंतराल है, 34 इयर्स। जितनी भी नीतियां बनती हैं जो पूरे देश में एक साथ लागू होती हैं, किसी भी खेल नीति हो, शिक्षा नीति हो या किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द responsibility of implementation of this policies on your shoulders. आपके कंधों पर है, अध्यापक के कंधों पर है कि वह उसे कैसे लागू करे। तो जो पहले की जो पॉलिसी बनी उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए। मैं एक दो महत्वपूर्ण सुझावों की चर्चा यहाँ करना चाहूंगा क्योंकि ये आपके इस पूरे पाठ्यक्रम से कहीं ना कहीं विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। आज जो संस्था ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिसका नाम है मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, हिंदी में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, तो इस नाम से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। जब 1986 में पॉलिसी बनी तो उसमें कहा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रशिक्षण की विधिवत व्यवस्था नहीं है, जबकि हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो यहाँ तक स्कूल एजुकेशन में भी बीएड करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, तब ये था। लेकिन उच्च शिक्षा में आपने एमए किया, स्नातकोत्तर किया, जरूरी नहीं कि आप पीएचडी भी करके आए हो और सीधे आपका चयन हो गया। और ऐसे में फिर क्या हुआ, आपका चयन हुआ तो आप बिना किसी प्रशिक्षण के सीधे कक्षा में चले गए। सो व्हाट वाज इन ट्रेडिशन, you completed your post graduation, maybe you are doing PhD or you have completed. Even without completion you can be selected as assistant professor. At the time the name was lecturer, and you start your teaching work. Means just after having the degree of post graduation you can also engage the class as a teacher of post graduation without any kind of training. तो उसमें ये सुझाव दिया गया कि ऐसे प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए। एंड ऑन दैट सजेशन just after 1986, in 1987 the centers were started and the name was UGC Academic Staff College. उस समय ये केंद्रों की शुरुआत हुई और उसका नाम था यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। तो शुरू में इनकी संख्या कम थी, the number was less, only 44, but later on the number increased and it became 66. बाद में इसका नंबर बढ़ा और 166 हो गया। फिर इसका एक बार नाम और परिवर्तित हुआ सन 2015 में। So the name again changed as UGC Human Resource Development Center, HRDC, UGC HRDC. We used to know the center as UGC HRDC. And again in
2023, the name is changed, and now the name was मालवी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। अब इसका नाम हो गया मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, और नंबर ऑफ सेंटर्स वर आल्सो इंक्रीज्ड 116. So presently more than 100 centers are working. 116 काम कर रहे हैं इसमें, यानी they are organizing training programs, that is faculty induction program, short-term programs, refresher courses, Gurudakshata program. These programs are there. Definitely you have to attend these programs, because without getting the certificate you cannot be promoted. तो ये आपके प्रमोशन से जोड़ दिया गया ताकि आप अनिवार्यता इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। ये उसी पिछली शिक्षा नीति के सुझाव के आधार पर हुआ। एक और सुझाव दिया गया था और उसकी भी मैं चर्चा यहाँ करना चाहूंगा, और वो सुझाव ये था कि संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए भी, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे कोई संस्थान हो, उनके लिए भी कोई ऐसी प्रक्रिया या एजेंसी नहीं है जो उनका मूल्यांकन कर सके कि हम जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उसका स्तर क्या है। And on that suggestion, one more agency was established under the umbrella of UGC, and that was NEC. So NEC was established in 1994 after a long gap. Means this long gap means 8 years of gap was there, and then the headquarter was in Bangalore. आज भी वहीं पर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आपकी संस्था में नेक की विजिट हो चुकी है, और वह जो विजिट हुई उसमें आपने देखा होगा कि उसकी ग्रेडिंग हुई। Your institution got a grade that may differ according to your performance, but it is there. तो नेक की स्थापना भी इसी पॉलिसी के निर्माण के बाद हुई थी, इसके सुझाव के बाद हुई। ऐसे ही इस पॉलिसी में भी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे सुझाव दिए गए। अब एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसका केंद्र का नाम मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र क्यों हुआ। मैं जब देखता हूं और सोचता हूं तो इसका एक स्पष्ट कारण नजर आता है। देयर इज अ क्लियर रीजन बिहाइंड इट। हु इज मालवी? आई थिंक मेनी अमंगस्ट यू नो Mahamana Pandit Madan Mohan Malvi. His name was Madan Mohan Malvi, but with honor, great honor, we call him Mahamana, great person, personality. Madan Mohan Malvi was the person who was a freedom fighter, who was an advocate, who was a writer, and a great educationist, a great academic leader, because he established this university where I am sitting here presently. I am working here. That is Banaras Hindu University, or in Hindi it is known as Kashi Hindu Vishwavidyalaya. It was established more than 100 years, 109 years back. In 1916, he established this university because he knew that only education system can be helpful in the development of the country. At that time, our country was not free. We were under rule of Britishers. They were ruling here. उस समय बरतानी शासन था, ब्रिटेन के लोगों का शासन था, अंग्रेजों का। और तब महामना मालवीय ने सोचा कि देश का यदि विकास करना है तो उसके लिए एक अच्छी शिक्षण संस्था का निर्माण होना जरूरी है, जहाँ से पढ़ करके जो लोग निकलेंगे विद्यार्थी वो देश के लिए काम आएंगे,
एक अच्छे नागरिक हो गए। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम यहाँ से केवल अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा करें, बल्कि एक अच्छा नागरिक पैदा करें। बाकी काम तो वो लोग करेंगे, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने यहाँ से अध्ययन अध्यापन किया हो, या जिनके परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हों, जैसे अभी डॉक्टर सत्ता जी बता रही थी। तो यह एक ऐसा विश्वविद्यालय बना 1916 में, जो भारतीयों के पैसे से बना, दान के पैसे से बना। सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं की, क्योंकि मालवीय जी ने उनसे कोई मदद मांगी भी नहीं। दान की जमीन जो काशी नरेश ने दी, और मालवीय जी ने घूम घूम करके जितने राजे महाराजा जो थे, किंग्स, जमींदार्स, he took the money from everywhere। एक सामान्य आदमी से लेके, एक भिखारी से लेके राजा तक ने इसके लिए दान दिया, और तब ये संस्था बन पाई। So he was a great academic leader with his sole effort। अपने एकदम अकेले प्रयास से उन्होंने यह कार्य संपन्न किया। और तब जब ये काम पूरा हुआ, तब लोगों ने जाना कि एक अकेला व्यक्ति कितना बड़ा साहस कर सकता है, कितना बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित कर सकता है, जिसके पास कुछ न। उसने इतना बड़ा विश्वविद्यालय, 1 इंच जमीन नहीं थी उनके पास, उन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। एंड प्रेजेंटली you will be happy to know, or astonished also, that now we have 2 campuses. One is the main campus, has 1,370 acres of land in one premises, and another is 80 kilometers away from here, and that land area is 2,760 acres। आज जो हमारे पास परिसर है वह 1360-70 एकड़ का है, और जो दूसरा परिसर है वो 2700 से भी अधिक एकड़ का है। तो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का गौरव इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें तो पाएंगे कि भारत में तो इतना बड़ा कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं, एशिया में भी कोई इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं। तमाम सारे विश्वविद्यालयों की, अलग अलग संस्थाओं की अपनी अपनी खासियतें होती हैं, ऐसे ही इस विश्वविद्यालय की भी खासियत है, जिसे मालवीय जी जैसे अकादमिक लीडर ने, अकादमिक नेतृत्वकर्ता ने जाना था, समझा था। बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट विजनरी, वो दूरदृष्टा थे। हम ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते हैं, कैम्ब्रिज का नाम सुनते हैं, हार्वर्ड का नाम सुनते हैं, स्टैनफोर्ड का नाम सुनते हैं, तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं जो बड़े हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड तो है ही है, और उनको देखना अपने आप में एक सुख की प्रतीति है